सो गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हम लोग देख रहे थे एमओए के बारे में। हमने पिछली क्लास में देखा एमओए क्या है, उसका क्या काम है ये देखा। अब एक और सिमिलर डॉक्यूमेंट बनता है जब एक कंपनी का निर्माण होता है। इसको हम प्यार से बोलते हैं ये ओ ये ओ ये। सेक्शन नंबर 5, कंपनीज एक्ट का सेक्शन 5 इसको कवर करता है। एओए क्या होते हैं, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। रूल्स फॉर इंटरनल रेगुलेशंस। इंटरनल रेगुलेशन के बदले इंटरनल मैनेजमेंट बोलते हैं। तो इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स होते हैं। दैट मीन्स हम कंपनी को कैसे चलाएंगे ये चीज लिखी होती है इसमें। इसमें लिखा होगा कि कितने पावर्स मिलते हैं डायरेक्टर्स को। ये भी एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बट ये क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना एमओए होता है, इसीलिए इसको हम एक नाम देते हैं, इसको बोलते हैं सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट। ये सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट है। सो मेन डॉक्यूमेंट एमओए है, ये सबऑर्डिनेट डॉक्यूमेंट होता है। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जरूर है, बट अगर हम मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में एक को ही फॉलो कर सकते हैं तो हम एमओए को करेंगे। इसमें क्या लिखा होता है, इसमें रूल्स फॉर इंटरनल मैनेजमेंट होते हैं। इसको ही हम एक नाम और देते हैं, इसको बायलॉज भी बोलते हैं। बायलॉज यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस या रूल्स फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के रूल्स होते हैं। अगर दूसरे शब्दों में मैं बोलूं तो ये बताता है पावर्स ऑफ ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। जैसे डायरेक्टर्स हो गए, तो इसमें रूल्स रेगुलेशन होते हैं या बायलॉज होते हैं। बायलॉ का क्या मतलब होता है? सो बायलॉ मीन्स जो इंटरनल रूल्स होते हैं, रूल्स ही होते हैं। बायलॉ का मतलब रूल्स होते हैं, ठीक है। तो ये बायला नहीं है, बायला होता है कुछ लोग। अरे सुन तो, वो अलग हो गए, तो वो नहीं, उसकी बात नहीं हो रही है। बाय लॉज, बाय लॉज यानी रूल्स, ठीक है। सो पावर्स ऑफ ऑफिसर्स बताते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल से देखते हैं। जैसे समझो कंपनी प्रॉपर्टी खरीद सकती कि नहीं खरीद सकती, ये कहाँ लिखा होगा? एमओए में। एमओए में ऑब्जेक्ट में ये भी लिखना पड़ता है, हम इमूवेबल प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं। सो ये लिखा होगा यहाँ पे, बट वो कैसे खरीदा जा सकता है वो लिखा होगा आर्टिकल्स में। सो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बताएंगे कि प्रॉपर्टीज खरीदी कैसी जा सकती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें लिखा होगा कि प्रॉपर्टी अगर खरीद रहे हैं तो एमओए ने अलाउ किया खरीदना, बट वो खरीद रहे हैं तो हमको वो जो डॉक्यूमेंट है उस पर 2 डायरेक्टर की साइन चाहिए, ये लिखा होगा आर्टिकल्स में। फिर किसके डिसीजन से हम खरीद सकते हैं, क्या अकेला डायरेक्टर खरीद सकता क्या, तो वो लिखा होगा। अगर अकेला नहीं खरीद सकता तो बोर्ड मीटिंग बुलाई जाएगी। कभी कभी ऐसा होगा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी पावर नहीं है, किसको पावर दिया है तो मेंबर्स को पावर दिया जाएगा। कभी हो सकता है इनको अधिकार है प्रॉपर्टी खरीदने का किसी कंपनी में, किसी कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा है कि ये नहीं खरीद सकते, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदना है तो इनको बुलाओ, फिर इनको बुला के इनका रेजोल्यूशन पास करो। तो ये सब चीजें कहाँ लिखी होगी? आर्टिकल्स में लिखी होगी। तो प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं ये लिखा होगा कंपनी के एमओए में, बट वो कैसे खरीदा जा सकता है, क्या इनसे कंसेंट लेना पड़ेगा या ये लोग ये कार्य कर सकते हैं, फिर वो डॉक्यूमेंट में कितने लोग साइन करेंगे, ये सब चीजें जो इंटरनल रूल्स होते हैं ये लिखा रहेगा आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में। इसीलिए हम ये बोल रहे हैं ये पावर्स ऑफ ऑफिसर्स ऑफ कंपनी या डायरेक्टर्स के पावर बता रहा है, क्या ये लोग प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे। अगर ये नहीं खरीद पाएंगे तो क्या करना है, तो फिर इनसे पूछना पड़ता है, क्योंकि ये अल्टीमेटली ओनर्स ऑफ द शेयर कैपिटल होते हैं। सो इसीलिए आर्टिकल्स भी हमको काफी डीप में पता होने चाहिए, क्योंकि इससे हमको समझ में आता है कि क्या ये पावर दिया गया है डायरेक्टर्स को या नहीं दिया गया है। खासतौर पे जब हम ऑडिट करते हैं, हम कोई चीज चेक करते हैं, तो अगर डायरेक्टर्स ने कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए हैं तो क्या वो ये कर सकते थे या नहीं कर सकते थे, ये हमको आर्टिकल्स पढ़ के समझ सकता है, क्योंकि इसमें इंटरनल मैनेजमेंट के रूल्स हैं। जिसमें ये भी लिखा होगा कि जब हम कॉल करेंगे तो सबको कॉल्स देना पड़ेगा। तो ये इंटरनल रूल्स हैं पूरे, कि जब भी मेंबर से पैसा मंगाया जाएगा तो उनको कॉल्स पे करना पड़ता है, फिर अगर पे नहीं करेंगे तो हम उसके शेयर्स
तो ये सब चीजें इसमें लिखी होगी, इंटरनल रूल्स। सो बाकी जो मेजर रूल्स होते हैं, जो कंपनी क्या कर सकती क्या नहीं कर सकती, है एमओयू में लिखा होगा, बट वो किस प्रकार से किया जा सकता है वो आर्टिकल्स में लिखा होता है। तो इसमें जनरली प्रोसीजरल पार्ट्स वगैरह देखने को मिलते हैं आपको। सो ये सब चीजें इसमें होगी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, बट जैसा कि मैंने बताया कि अगर कल चलकर कहीं झगड़ा होगा दोनों में, एमओए एओए में, तो एमओए जीत जाएगा, एओए आपको फॉलो नहीं करना है। दोनों ही पब्लिक डॉक्यूमेंट है, दोनों का ही प्रिंटेड डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स एंड कॉन्जिक्यूटिवली नंबर्ड होना जरूरी है। दोनों के ही फॉर्मेट्स बताए हैं, जैसे आर्टिकल्स ऑफ कंपनी के फॉर्मेट है टेबल एफ में। तो आर्टिकल्स टेबल एफ में ज्यादातर आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स हैं। तो 95% ऑफ द कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर होती है, इसीलिए टेबल एफ ज्यादातर जगह अप्लाई होता है। ठीक है, सो ऐसा है। तो टेबल एफ इसीलिए आपको बहुत सारे अकाउंट्स में भी देखने को मिलेगा। अकाउंट्स में आप देखोगे जब आप कॉल्स पढ़ते हो, फॉरफीचर पढ़ते हो, वहां टेबल एफ का जिक्र दिखता है। सो एज पर रेगुलेशन 14 टेबल एफ ये सब लिखा हुआ दिखता है। वो क्यों दिखता है? क्योंकि टेबल एफ जो है ना, ये इसका फॉर्मेट है और ज्यादातर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, इसीलिए ज्यादातर कंपनी को टेबल एफ अप्लाई होता है। सो इट इज नॉट कंपल्सरी आप टेबल एफ वैसे ही उठा लो, आपके पास ऑप्शन है। आप चाहो तो वैसे ही टेबल एफ जो है वैसा का वैसा आप अपने आर्टिकल्स बना सकते हैं, या आपको ऑप्शन है आप खुद के आर्टिकल्स भी लिख सकते हैं। तो आपको अपने खुद के रूल्स बनाना है तो आप वो भी बना सकते हैं। सो ये आर्टिकल्स कहलाते हैं। आर्टिकल्स पावर्स ऑफ द ऑफिसर बताते हैं। अगर एक प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल है तो उसमें एक खास बात लिखी होगी। क्या लिखी होगी? क्या लिखना पड़ता है आर्टिकल्स ऑफ प्राइवेट कंपनी में? किसी को याद आ रहा है? Restriction on transfer of shares, limit on maximum number of members up to 200, and prohibition public subscription। पढ़ा था ऐसा कुछ? आर्टिकल्स के द्वारा रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। सो प्राइवेट कंपनी के केस में आर्टिकल्स ऑफ द प्राइवेट कंपनी में लिखा होगा, क्योंकि उसकी डेफिनेशन ही है। आर्टिकल्स ऑफ प्राइवेट कंपनी में लिखना जरूरी है। प्राइवेट कंपनी को डिफाइन कैसे किया था? प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड व्हिच बाय इट्स आर्टिकल्स के द्वारा restricts the transferability of shares except in case of OPC limits the number of members up to 200 while counting the number of members past and present employees are not counted and joint holders will be counted as one। ये देखा था हमने। and which prohibits public subscription to any of its securities। so ये आर्टिकल्स में लिखा होगा प्राइवेट कंपनी के। ठीक है, सो यहाँ तक पढ़ते हैं, फिर आगे और कुछ चर्चा अपन करते हैं। So, articles of association. Articles of association of the company are its rules and regulations। ये rules and regulations है for the internal management which are framed to manage its internal affairs। affairs का मतलब वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, affairs का मतलब कारोबार। So, जो भी कारोबार चल रहे हैं इंटरनली उसको कैसे क्या मैनेज करना। जस्ट एज मेमोरेंडम कंटेन्स द फंडामेंटल कंडीशंस अपॉन व्हिच द कंपनी इज अलाउड टू बी इनकॉर्पोरेटेड, so also the articles are the internal rules of the company। the articles are subsidiary to the memorandum of association। subsidiary है, secondary है। पहला मेन डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम है। मेमोरेंडम इज द चार्टर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, इसको चार्टर भी बोलते हैं, ये बताया था मैंने। एंड द आर्टिकल्स प्रोसीड टू डिफाइन द ड्यूटीज राइट्स एंड पावर्स ऑफ द गवर्निंग बॉडी। यानी आर्टिकल्स क्या बताते हैं? पावर्स ऑफ द डायरेक्टर्स। It also states the mode and form in which the business of the company is to be carried on। कैसे काम करना, कैसे साइन करना, कितने लोगों की साइन लगेगी, ये सब चीजें आर्टिकल्स में लिखी होती है। एंड इन विच चेंजेस in the internal regulation of company may from time to time be made। So the document containing the articles of company, इसको हम एक नाम और देते हैं मैग्ना कार्टा, is the business document, hence it is to be construed strictly। आपको इसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, जो भी लिखा है उसको फॉलो करना है। It regulates
बिटवीन मेंबर्स एंड द कंपनी। इससे कुछ राइट्स और ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाते हैं। इसमें जो भी लिखा है उसको सबको फिर फॉलो करना पड़ता है। जैसे इसमें लिखा है हम कॉल करेंगे और आपको 30 दिन के अंदर कॉल पे करना पड़ेगा, तो आपको वो करना पड़ेगा। सो नोटिस भेजेगी कंपनी और उसके बाद आपको कॉल पे करना पड़ेगा। तो जो भी लिखा है वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जैसा राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्रिएट करता है। सो कंपनी के भी राइट्स ऑब्लिगेशन क्रिएट होते हैं और मेंबर्स के भी राइट्स ऑब्लिगेशंस क्रिएट होते हैं। The articles of association are in fact the bylaws of the company according to which the directors and other officers are required to perform their functions as regards the management of the company. अब आर्टिकल्स के भी कंटेंट बताए हुए हैं सेक्शन नंबर 5 में। डेफिनेशन इसकी भी बकवास है। डेफिनेशन बोलती है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मींस द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। सो कोई काम की नहीं है डेफिनेशन, तो इसीलिए आपको दी हुई भी नहीं है। इसके कंटेंट्स में क्या रहेंगे? आर्टिकल्स ऑफ कंपनी शैल कंटेन द रेगुलेशंस फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। Matters in the article, it shall also contain such matters as are prescribed under the rules. However, कंपनी चाहे तो अपने तरफ से कुछ एडिशनल मैटर्स भी लिख सकती है, क्योंकि हर कंपनी को चलाने का अलग तरीका हो सकता है। इसलिए आप इंटरनल रूल्स में बदलाव कर सकते हैं, जो आप चाहो वैसा आप आर्टिकल्स में लिख सकते हो। फिर फॉर्म ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स ऑफ कंपनी ये भी एक रिस्पेक्टिव फॉर्म में होना चाहिए, टेबल एफ, जी, एच, आई और जे ऑफ शेड्यूल 1। मॉडल आर्टिकल्स, कंपनी चाहे तो मे अडॉप्ट ऑल और एनी ऑफ द रेगुलेशंस, जो टेबल एफ में दिए हैं वैसा वैसा आप उठा सकते हो। कंटेन इन मॉडल आर्टिकल्स एप्लीकेबल टू द कंपनी, अगर वो चाहें तो वैसा वैसा टेबल एफ उठा लें, नहीं तो खुद के आर्टिकल्स बना सकते हैं। अब अगर खुद के आर्टिकल्स बनाए, समझो हमने एक आर्टिकल बनाया अपना खुद का, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ये हमने खुद बनाया है, और टेबल एफ भी है एक, टेबल एफ में फॉर्मेट बताए हुए हैं। ये हमारा खुद का आर्टिकल हो गया और एक टेबल एफ हो गया। समझो यहाँ पे एक पॉइंट नंबर 19 है, कोई पर्टिकुलर चीज से डील करता है, हमने यहाँ पे ये पॉइंट नहीं लिखा, तो फिर भी ये मान लेते हैं हम कि ये पॉइंट ऑटोमेटिकली यहाँ पे अप्लाई होता है, इट विल अप्लाई। सो ये 19 नंबर का कोई पॉइंट है, समझो फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का है। फॉरफीचर के बारे में हमने अपने आर्टिकल्स में कुछ भी नहीं लिखा, सो ऑटोमेटिकली ये वाला पॉइंट अप्लाई होने लग जाएगा, एज इफ इट विल बी डीम्ड एज इफ इट इज रिटन इन योर आर्टिकल्स। दैट मीन्स आप नहीं लिखोगे तो हट जाएगा, ऐसा नहीं होता, इट विल बी एप्लीकेबल। फिर आपको लेकिन हटाना है तो हटाया जा सकता है। आपको लिखना पड़ेगा स्पेसिफिकली कि हमको पॉइंट नंबर 19 ऑफ टेबल एफ नहीं लगेगा, ऐसा लिखोगे तब वो हटेगा। सिर्फ नहीं लिखने से हट नहीं जाता, ठीक है। सो वही चीज लिखी है अगले पॉइंट में। इन केस ऑफ एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, इफ द रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ये वाले ऑफ द कंपनी डू नॉट एक्सक्लूड और मॉडिफाई द रेगुलेशन, उन्होंने मॉडिफाई या एक्सक्लूड नहीं किया, कंटेन इन द मॉडल आर्टिकल्स, मॉडल आर्टिकल यानी टेबल एफ applicable to such company, those regulations shall be the regulations of that company in the same manner as if जैसे कि they were contained in the duly registered articles of the company, जैसे कि ये चीज लिखी हुई है ऐसा हम मान लेंगे। तो आप चाहो तो हटा सकते हो, लेकिन there should be specific exclusion। अगर आप स्पेसिफिकली एक्सक्लूड नहीं करोगे, सिर्फ लिखना छोड़ दोगे, तो इट विल ऑटोमेटिकली अप्लाई। आपको स्पेसिफिकली ऐसा लिखना पड़ेगा कि हमको ये पॉइंट नहीं लगता, तब जाके वो हटेगा, ठीक है। तो ये है। अब ये 3 पॉइंट, एक एंट्रेंचमेंट का पॉइंट है। एंट्रेंचमेंट का क्या मतलब है ये समझते हैं। पुराने कंपनीज एक्ट में ऐसा कुछ नहीं था, न्यू कंपनीज एक्ट में एक एंट्रेंचमेंट का प्रोविजन लाया है। क्या होता है, ये जो आर्टिकल्स है इसमें इंटरनल रूल्स लिखे हुए हैं, कंपनी क्या क्या करेगी, इंटरनली क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। अब कई बार ऐसा होता है कि आर्टिकल्स को, क्योंकि आर्टिकल्स में लिखे हैं ऑफिसर्स के पावर, तो कई बार आर्टिकल्स को बदलने के लिए इन लोग रेजोल्यूशन पास कर लेते हैं। अब कंपनी में वैसे तो होते हैं बहुत सारे लोग, इतने सारे लोग हैं जो ओनर्स हैं, इन लोग पैसा लगाते हैं, अल्टीमेटली मैनेजमेंट इन लोगों के हाथ में होता है, जैसा कि आपको पता है। अब वैसे आपको अगर आर्टिकल्स बदलना है ना, तो आपको इनको बुलाना पड़ता है, इन लोग के हाथ में होता है आर्टिकल्स बदलना, और वो भी क्योंकि बहुत बड़ा डिसीजन है, तो इसीलिए इनका एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। आपको अगर आर्टिकल्स चेंज करना है तो इनकी मीटिंग बुला
75% लोगों ने जब हाँ बोला तभी आर्टिकल बदला जा सकता है। सो आपको देख के लग रहा है कि हाँ ये आर्टिकल्स बदलना काफी डिफिकल्ट है क्योंकि 75% लोगों को बुलाना है। सो उन लोग जब हाँ बोलेंगे तभी बदला जाएगा। लेकिन देखो फैक्ट क्या है, ज्यादातर कंपनीज में 75% शेयर्स तो ये प्रमोटर्स एफआईआई डीआईआई यही होल्ड कर लेते हैं। अगर आप कोई बड़ी से बड़ी भी कंपनी देखोगे, रिलायंस उठा लो, सिर्फ 10% शेयर होल्डिंग अपन लोगों के पास है, रिटेलर्स के पास। टीसीएस उठा लो, उसमें सिर्फ 5-5.5% शेयर होल्डिंग अपन लोगों के पास है। बाकी सब शेयर होल्डिंग तो प्रमोटर्स डायरेक्टर्स के पास होती है। टीसीएस में तो 72% शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। 75 अलाउड नहीं है, 75 नहीं रख सकते, 75 से कम ही रखना पड़ेगा। तो भी 72% शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास है। वो 2-4 एफआईआई के साथ भी मिल जाए तो वो कोई भी स्पेशल रेजोल्यूशन ऐसे ही पास कर लेते हैं। तो वैसे देखने को बड़ा अच्छा लगता है कॉन्सेप्ट कि अगर आपको आर्टिकल्स बदलना है तो बहुत ज्यादा डीप में आपको सब लोगों को बुला के रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, बट ये बहुत आसान चीज है। अल्टीमेटली इसमें दिक्कत क्या होती है, रूल्स फॉर इंटरनल, तो इसमें दिक्कत ये होती है कि बहुत सारे डिसीजंस हम नहीं भी चाहते, अगर जैसे मैं एक छोटा शेयर होल्डर हूं, मैं नहीं चाहता आर्टिकल्स बदला जा सके, बट फिर भी मेरा कोई सुनता ही नहीं है। इसीलिए अब न्यू कंपनीज एक्ट में माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए थे उनने, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। सो अगर आप चाहो तो आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट रख सकते हो। सो ये जरूरी नहीं है। तो ये एक नया पॉइंट लेके आए हैं जिसमें बोला है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कंटेन एन एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। अब इसका क्या मतलब है, तो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन का मतलब है जब हम नहीं चाहते आर्टिकल इतने आसानी से बदले जाएं तो हम उसमें लिख देते हैं, आर्टिकल्स में लिखा रहेगा ये कि हम नहीं चाहते आर्टिकल्स इतने इजीली बदले। तो जैसे समझो हमने लिख दिया आर्टिकल्स का कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, समझो आर्टिकल्स का पॉइंट नंबर 14 है, हम नहीं चाहते पॉइंट नंबर 14 आसानी से बदला जाए, तो हम आर्टिकल्स में ऐसा लिख देंगे कि अगर आपको पॉइंट नंबर 14 बदलना है तो आपको 100% लोगों की सहमति लगेगी। अगर हमने लिख दिया 100% लोगों की सहमति लगेगी तो दिस इज कॉल्ड एज एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। तो एंट्रेंचमेंट का मतलब होता है किसी को बचाना, टू सेव। तो ये किसको सेव करने के लिए, तो माइनॉरिटीज को सेव करने के लिए इस प्रकार से प्रोविजन लाए हैं कि अगर आपको आर्टिकल्स बदलना है, समझो ये वाला पॉइंट मुझे ऑल्टर करना है, कंपनी को आर्टिकल्स का ये पॉइंट बदलना है, तो जनरल रूल है 75% से हो जाता है, लेकिन हमने लिख दिया कि नहीं 75 से नहीं होगा, 100% लोगों की सहमति लगेगी, दिस इज एंट्रेंचमेंट। कभी अगर 100 नहीं लिखा, हमने 80 भी लिख दिया तो ये भी एंट्रेंचमेंट कहलाएगा। तो एंट्रेंचमेंट का मतलब है जो कानून बोलता है उससे ज्यादा स्ट्रिक्ट अगर आपने कुछ भी लिख दिया तो वो एंट्रेंचमेंट कहलाएगा। आपने कभी ऐसा लिख दिया